नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम संयुक्त व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, कंसोर्ट ऑफ यूरोप। हालांकि ये थोड़ा लंबा ही चल गया चैप्टर, प्रयास करते हैं जल्दी से इसको निपटाते हैं। अब इसकी ज़्यादा क्लासें नहीं होगी। तो यूरोपीय व्यवस्था के तहत जो होने वाले जो सम्मेलन है उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जो बात की जाए एक्सला सेपल सम्मेलन से लेकर ट्रोपो सम्मेलन, उसके पश्चात आज हम जो वेरोना सम्मेलन है जिसे कहते हैं वेरोना सम्मेलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यवस्था के तहत यूरोपीय जो नीतियों का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा जो सम्मेलन बुलाया जाता है, यूरोप की शांति व्यवस्था को स्थापित करने और यूरोप से संबंधित विवादों और समस्याओं को सुलझाने के लिए जो एक जाजम पर बैठकर उनके द्वारा जो निर्णय करने के लिए इन सम्मेलनों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। उन्हीं में से जो आज होने वाला जो सम्मेलन है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। वेरोना का सम्मेलन है। वेरोना स्थान मूलतः ये कहाँ पे बुलाया जाता है, अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाए, ये इटली में स्थित स्थान है वेरोना। यहाँ पे जो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यही बात जो यूरोपीय व्यवस्थाओं, जो यूरोपीय समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का समाधान करने के धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरीके से ये संयुक्त व्यवस्था है जो जर्जर और कमज़ोर हो जाती है और उसके पश्चात इसका विघटन हो जाता है और ये समाप्त हो जाती है। तो उनमें से किए जाने वाले जो सम्मेलन है, उन सम्मेलनों का किस तरीके से जो बात की जाए क्रियान्वयन होता है और उसके अलावा क्या जो सम्मेलनों का जो महत्व रहता है, उसी जो कड़ी के क्रम में जो हम वेरोना सम्मेलन को पढ़ते हैं। वेरोना सम्मेलन है जो बात की जाए इटली में आयोजित होता है और 1822 ईस्वी में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब मूलतः इस सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे के कारणों की अगर चर्चा की जाए, इसके उद्देश्यों की चर्चा की जाए कि किस कारण से इस सम्मेलन को बुलाया गया, तो उस कारणों में से मुख्यतः जो कारण है उसमें हम देखेंगे 3 कारण जो मुख्य रहते हैं। 3 कारणों की अगर बात की जाए, यूनान और टर्की की समस्या। यूनान और टर्की के मध्य जो समस्या चल रही थी, जो टेंशन क्रिएट हो रखा था, उस टेंशन को मिटाने के लिए जो इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हालांकि रूस इसमें जो यूनान और टर्की की समस्या में काफ़ी जो इंटरेस्टेड था और वह इसमें हस्तक्षेप करना चाहता था। तो इसी बातों को लेकर हम देखेंगे आगे जाकर सम्मेलन में बात भी बिगड़। यूनान और तुर्की के मध्य जो संबंधों में जो खिंचाव और तनाव था और उनके मध्य जो सीमा विवाद था, उस विवादों को लेकर जो इस सम्मेलन का आयोजन बुलाया जाता है, उन विवादों को सुलझाने के लिए। एक तो कारण ये हो गया। अगर दूसरे कारण की जिक्र किया जाए, चर्चा की जाए, तो स्पेन और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेश, एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो कई क्षेत्रों पर स्पेन के द्वारा अधिकार करके जो अपने उपनिवेश स्थापित किया, जिस तरीके से जो कॉलोनीज बसाई थी, भारत को भी एक समय के लिए ब्रिटेन के द्वारा क्या बना लिया गया था, उपनिवेश बना लिया गया था। तो इसी तरीके से जो स्पेन देश है, स्पेन देश के जो उपनिवेश रहते हैं, उन उपनिवेशों पे उसके द्वारा जो पुनः दावेदारी की जाती है, क्योंकि जो नेपोलियन की व्यवस्था स्थापित होती है उस समय जो इन उपनिवेशों के द्वारा जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है, तो बाकी देश तो इसके समर्थन में थे, रूस है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और आगे जाकर देखेंगे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका इसका विरोध करेगा और उसी दौरान उसके द्वारा जो मुनरो सिद्धांत इसी बात को लेकर दिए जाएंगे। उसके अलावा इटली के विद्रोह की समस्या, बार बार हमने देखा कि किस तरीके से जो कल की क्लास में हमने जिक्र किया था, जो नेपल्स इटली का राज्य है उसमें विद्रोह होता है, पिडमांट है उसमें विद्रोह होते हैं। ये छोटे छोटे राज्य जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में जो रहते हैं, उन राज्यों में जो बार बार विद्रोह हो रहे थे, उन समस्याओं के समाधान को लेकर जो ये सम्मेलन बुलाया जाता है, इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हालांकि सम्मेलन में सभी के द्वारा भाग लिया जाता है। सम्मेलन मूलतः तुम्हें याद होगा जो मित्र राष्ट्र है, जो मित्र राष्ट्र चतुराष्ट्र से पंचराष्ट्र हो गए। चतुराष्ट्र में बात करें तो जो बड़ी यूरोपीय शक्तिशाली जो राज्य है, शक्तिशाली है, उनके द्वारा ही जो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जिसके तहत हमने बात किया ब्रिटेन मुख्य देश है, इसमें ऑस्ट्रिया मुख्य देश है, उसके अलावा रशिया मुख्य देश है, रूस है, उसके अलावा प्रशा, और बाद में जो फ्रांस को भी सम्मिलित कर लिया जाता है एक्सला जो सेपल सम्मेलन के पश्चात अगर बात की जाए। तो अब इनके द्वारा ही जो यूरोपीय जो राजनीति है उसकी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इनके इर्द गिर्द ही जो यूरोप की राजनीति की धुरी घूमती रहती है। अब
इस सम्मेलन के उद्देश्य जो बात की हमने, 3 उद्देश्य जो हमने जिक्र किया इस सम्मेलन को बुलाने के पीछे यही जो कारण थे। एक तो स्पेन वाली जो उपनिवेशों की समस्या दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उसके अलावा जो इटली में होने वाले बार के विद्रोह है, उसके अलावा जो यूनान और टर्की के मध्य जो विवाद की स्थिति है, उस इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो वेरोना शहर जो इटली में स्थित है वहाँ पे क्या किया जाता है, इस सम्मेलन को बुलाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब इस सम्मेलन से पूर्व अगर बात की जाए, जो कैसलरे, ये आपको भली भांति नाम याद होगा। कैसलरे मैंने पढ़ाया आपको, अच्छा खासा पढ़ाया कई बार। जो ये नाम आपको पता होगा, ये कौन होता है, ब्रिटेन का विदेश मंत्री होता है। अब इस सम्मेलन के आयोजन से पूर्व इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु होने के पश्चात ब्रिटेन में जो नए विदेश मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और ये नया विदेश मंत्री कौन होता है, जो बात की जाए जॉर्ज कैनिंग नाम का व्यक्ति है, जो नया ब्रिटेन का विदेश मंत्री होता है। ये इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आता है, हालांकि इसके द्वारा जो अपने प्रतिनिधि, जो वेलिंगटन, इसका प्रतिनिधि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसे कहा जाता है, अपने प्रतिनिधि को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। और इसके प्रतिनिधि के द्वारा जो इस सम्मेलन में जो जबरदस्त विरोध किया जाता है कई चीज़ों का, जिसका हम जिक्र करेंगे। तो ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब रूस और यूनान की जो बात है, जो रूस है, जो ये इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। मैंने बताया जो ये यूनान और टर्की की समस्या होती है, यूनान और टर्की की जो समस्या होती है, इसमें रूस काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। रूस जो इसको यूनान को सैन्य सहायता देना चाहता था टर्की के विरुद्ध में, और सैन्य कार्रवाई के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहता था। और इसी जो रूस की सैन्य शक्ति का प्रयोग के कारण से ये ऑस्ट्रिया सशंकित है। ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि जो रूस का दखल इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होना। ऑस्ट्रिया को ले लो, चाहे तुम प्रशा को ले लो, चाहे बात की जाए ब्रिटेन, ये ब्रिटेन व ऑस्ट्रिया कतई नहीं चाहते थे कि रूस का हस्तक्षेप इस समस्या में ज़्यादा हो। और रूस का हस्तक्षेप ज़्यादा होने से क्या होगा, जो बाल्कन द्वीप समूह है और भूमध्य सागर है, बाल्कन द्वीप समूह और भूमध्य सागर में जो रूस का हस्तक्षेप अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। ये बात किसको स्वीकार नहीं थी, ऑस्ट्रिया को स्वीकार नहीं थी, और ब्रिटेन को ये बात स्वीकार नहीं थी। तो रूस ये चाहता था कि मैं यूनान को सैन्य सहायता दूँ, लेकिन ये इसे रोकना चाहते थे कौन, जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। और अंततः ब्रिटेन के द्वारा जो जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के द्वारा, जिस कारण से बात की जाए तो ये जो इनके बीच में जो इनके द्वारा कहा जाता है कि इनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए रूस को, ये बात कही जाती है। और इस कारण जो इनके बीच में होने वाला युद्ध है वो टल जाता है। परिस्थिति ऐसे बन जाती है, यूनान और टर्की के मध्य युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि रूस का सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनान का सपोर्ट कौन कर रहा है, रशिया कर रहा है। तो इनके बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति होती है, रूस इसको सैन्य सहायता देना चाहता है, तो इनको रोकने का प्रयास किया जाता है इस सम्मेलन के द्वारा एक बार। यानी कि तुम देखोगे जो युद्ध के बादल मंडराए थे उन्हें पुनः रोक दिया जाता है। ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये भी चाहते थे कि अगर रूस को ज़्यादा छूट दे दी जाएगी तो इसका हस्तक्षेप बाल्कन द्वीप समूह और भूमध्य सागर में बढ़ जाएगा। तो मूलतः इस समस्या का समाधान हो जाए, एक समय के लिए इनके बीच में जो संघर्ष यानी युद्ध की स्थिति टल जाती है। अब दूसरी समस्या का जैसे हमने बात किया, स्पेन का शासक कौन होता है, फर्डिनेंड सप्तम होता है। पहले तो जनता के द्वारा विद्रोह करके इसको भगा दिया जाता है। अब फ्रांस की सहायता से बात की जाए तो ये जो मित्र राष्ट्रों की सहायता से पुनः इसको जो सिंहासन पर गद्दी पर बिठाया जाता है। हालांकि ब्रिटेन के द्वारा उस वक्त भी विरोध किया गया था, उसके द्वारा कहा गया था कि ये आंतरिक मामला है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब इनको जो फर्डिनेंड सप्तम में इसको जो पुनः शासक बना दिया जाता है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। अब ये जो सिंहासन पर बैठते हैं, इसके द्वारा मांग की गई जो दक्षिण अमेरिका में स्थित जो उपनिवेश है, बोले ये उपनिवेश मुझे वापस दिलाओ। अब इस उपनिवेशों को दिलाने में जो ब्रिटेन के जो यहाँ बात की जाए आर्थिक जो हित है आपस में टकरा रहे थे, तो ब्रिटेन के द्वारा इस जो बात का पुरजोर से विरोध किया जाता है और उसके द्वारा कहा जाता है कि स्पेन का ये आंतरिक मामला है और इसमें हमें जो मित्र राष्ट्रों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन इस बात से जो काफ़ी खफा हो जाता है, उसके द्वारा विरोध किया जाता है। और इसी बात को लेकर फ्रांस इसको सहायता देना चाहता था। फ्रांस ये चाहता था कि इसके जो स्पेन के जो दक्षिण अमेरिका में स्थित जो उपनिवेश है उन पर जो क्या हो जाए, अधिकार हो जाए। तो ये बात कही जाती है। लेकिन
लेकिन जो बात की जाए ब्रिटेन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और हालांकि बात की जाए वेलिंगटन प्रतिनिधि के तौर में था। स्पेन के शासक को पहले तो सिंहासन पर बैठाने का कार्य फ्रांस के द्वारा किया जाता है और 6 माह में जो स्पेन के विद्रोह को रोक कर सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। इसी बात का विरोध किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ ब्रिटेन के द्वारा जब वेलिंगटन या प्रतिनिधि तीव्र विरोध किया जाता है। प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया के द्वारा तो इसका समर्थन किया जाता है फ्रांस का। तो ये समस्या थी, ये समस्या पूर्ण रूप से सुलझ नहीं पाती है। और बात की जाए इसी बात को लेकर जो बात की जाए ब्रिटेन जो इस संयुक्त व्यवस्था से अलग हो जाता है उस समय, और उसके द्वारा जो उसका प्रतिनिधि से जो सम्मेलन से चला जाता है। यहाँ जो बात की जाए तो इस संयुक्त व्यवस्था में दरार पैदा हो जाती है और आगे जाकर इसी कारण से क्या होता है, इसमें विघटन होता है। बात की जाए इस यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप है, जो इन सम्मेलन के द्वारा ये इसका अंत सुनिश्चित हो जाता है। ये बात दिखने लगती है कि आगे जाकर ये लंबे समय तक चलने वाली यूरोप की व्यवस्था नहीं है, ये अंततः अपने समापन के दौर पे रहती है। हालांकि इसके पश्चात 2 सम्मेलनों का आयोजन और भी होता है, लेकिन उन सम्मेलनों का महत्व ज़्यादा नहीं रहता। उन सम्मेलनों के बारे में जो हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग का जो सम्मेलन जो अंतिम रूप से जो प्रयास किया जाता है संयुक्त व्यवस्था के तहत, सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में स्थित शहर है, वहाँ पर जो एक आयोजन सम्मेलन होता है, वो सम्मेलन भी पूर्णतः क्या रहता है, असफल रहता है। उसके पश्चात यूरोप की संयुक्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के तहत होने वाले वेरोना सम्मेलन के बारे में जाना। वेरोना सम्मेलन जो 1822 ईस्वी में इटली में होता है, और इस सम्मेलन के तहत 3 समस्याओं का समाधान करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका हमने जिक्र किया। और इस सम्मेलन में जो ब्रिटेन के जो बात की जाए कैसलरे जो विदेश मंत्री, उनकी मृत्यु होने के पश्चात जो नए विदेश मंत्री जॉर्ज कैनिंग होते हैं, उनके द्वारा जो अपने प्रतिनिधि वेलिंगटन को भेजा जाता है। और इस सम्मेलन में जो बात की जाए संयुक्त व्यवस्था से जो ब्रिटेन अलग हो जाता है, और इनमें जो मतभेद जो उभरने लगता है, और मतभेद इनके बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाता है, और कई बातों को लेकर ये जो मित्र राष्ट्र देश है जो आमने सामने हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसी कारण से आगे जाकर जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था जर्जर होती चली जाती है। हालांकि इस सम्मेलन वेरोना सम्मेलन के पश्चात जो 2 सम्मेलन का और आयोजन किया जाता है, वो सम्मेलन जो सफल सम्मेलन नहीं माने जाते। और जो अंतिम सम्मेलन जिसका हम अगली क्लास में जिक्र करें, सेंट पीटर्सबर्ग है, वहाँ जो आयोजित होता है, रशिया में स्थित शहर है, वह सम्मेलन भी जो ज़्यादा सफल सम्मेलन, वह सम्मेलन पूर्णतः तुम देखो असफल सम्मेलन नहीं रहता है, और यूरोप के अंदर जो स्थापित की गई जो संयुक्त व्यवस्था है उसका समापन हो जाता है, और ये जो व्यवस्था जो छिन्न भिन्न हो जाती है, और बाकी राष्ट्रों के द्वारा जो अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना पुनः शुरू कर दिया जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। घर पर रहते हुए आप भी समय का सदुपयोग कीजिए, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 3rd ईयर के स्टूडेंट तो काफ़ी मैच्योर परिपक्व स्टूडेंट है, वो समय की बर्बादी नहीं करेंगे, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।